अस्सलामुअलैकुम। हमारे साथ सीखने के सफ़र में खुश आमदेद। आज 13वां दिन है और हम ग्रामर के एक बहुत ही अहम हिस्से यानी पास्ट टेंस ज़माना माजी की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के आज का ये दिलचस्प सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि भाई ये पास्ट टेंस आखिर इतना अहम है क्यों। देखिए, ख़ास तौर पर जब आप महाटेट जैसे इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़्यादातर सवालात, कहानियाँ, तारीख़ी वाक़यात या पुरानी ख़बरों से जुड़े होते हैं। इन सब को अच्छी तरह समझने के लिए पास्ट टेंस पर मजबूत गिरफ्त होना समझे लाजमी है। आज हम माजी के दो ज़मानों पर ख़ास तौर पर बात करेंगे और शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, जिसे हम आम ज़बान में माजी सादा भी कहते हैं। तो आखिर ये है क्या, इसे कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए इसको मिलकर समझते हैं। इसकी तारीफ आप देखें बहुत ही सीधी सादी है। जब भी कोई काम माजी में शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गया, तो इसे बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसने ख़त लिखा या हम स्कूल गए, काम हो गया, बात ख़त्म। अच्छा, अब ये स्लाइड बहुत बहुत ख़ास है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला और उसके ठीक बाद फेल की दूसरी फॉर्म यानी V2। और यहाँ एक बहुत ही अहम बात है जो हमेशा जहन में रखनी है। पूरी की पूरी अंग्रेजी ग्रामर में ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस है जहां मुस्बत जुमलों में वर्ब की दूसरी फॉर्म V2 इस्तेमाल होती है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन कहानी में एक छोटा सा मोड़ आता है जब हम मनफी या सवालिया जुमले बनाते हैं। इन जुमलों को बनाने के लिए हमें एक मददगार फेल, एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है और वो हेल्पिंग वर्ब है डिड। तो अब आता है हमारा स्मार्ट रूल। ये एक ऐसा उसूल है जिसे कभी कभी भी नहीं भूलना। जैसे ही जुमले में डिड दाखिल होता है, चाहे जुमला मनफी हो या सवालिया, वर्ब की जो दूसरी फॉर्म V2 थी वो फौरन अपनी पहली और असली शक्ल V1 में वापस आ जाती है। ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं, इसलिए इस नुक्ते को दिमाग में बिठा लें। और ये स्लाइड इस उसूल को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। देखें, मुस्बत जुमले में हमने कहा ही वेंट टू स्कूल। यहां वेंट वर्ब की दूसरी फॉर्म है, लेकिन जैसे ही हमने डिड नॉट लगाकर मनफी जुमला बनाया तो ये बन गया ही डिड नॉट गो टू स्कूल। देखा आपने, वेंट अपनी पहली फॉर्म गो में वापस आ गया। बस यही कमाल है डिड का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे टेंस को देखते हैं, यानी पास्ट कंटिन्यूअस या माजी जारी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये तब इस्तेमाल होता है जब हम माजी में किसी जारी काम की बात कर रहे हों। इसकी तारीफ पर जरा गौर करें। ये हमें ये नहीं बताता कि काम कब खत्म हुआ, बल्कि ये बताता है कि माजी के किसी खास लम्हे में कोई काम हो रहा था, वो चल रहा था, वो जारी था। जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, उस वक्त वो काम जारी था। इसका फॉर्मूला भी बहुत वाज़ेह है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज या वर्ब में से कोई एक, और आखिर में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा। बहुत आसान। रीडिंग, प्लेइंग, वॉचिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि वॉज कहाँ इस्तेमाल करें और वर कहाँ। उसूल बहुत सादा सा है। अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद है यानी सिंगुलर, जैसे आई, ही, शी, इट या कोई एक नाम, तो आप वॉज इस्तेमाल करेंगे। और अगर सब्जेक्ट जमा है यानी प्लूरल, जैसे वी, यू, दे, तो वर इस्तेमाल होगा। मिसालें देखें, आई वॉज रीडिंग अ बुक और दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी, तो अब हमने दोनों ज़मानों के उसूल तो सीख लिए हैं। अब वक्त है ये देखने का कि हमें ये कितने याद हुए हैं। तो चलिए अपने इल्म को आजमाते हैं कुछ सवालात के साथ, ताकि ये सारे उसूल हमारे जहन में पक्के हो जाएं। आइए पहले पास्ट इंडेफिनिट के सवालात पर नज़र डालते हैं। हर सवाल के बाद थोड़ा सा वक्फा होगा ताकि आप सोच सकें। तैयार हैं? पहला सवाल, शी डैश अ लेटर येस्टरडे। खाली जगह में राइट आएगा या रोट? दूसरा सवाल, जुमले आई डिड नॉट सॉ हिम में क्या गलती है? तीसरा, क्या यह जुमला डिड ही प्लेड दुरुस्त है? चौथा सवाल, पास्ट इंडेफिनिट के मनफी जुमलों में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है? और पांचवा आखिरी सवाल, वर्ब की दूसरी फॉर्म यानी V2 खास तौर पर किस टेंस में इस्तेमाल होती है? चलें अब जवाबात देखते हैं। पहले का जवाब है रोट, क्योंकि ये माजी का एक मुकम्मल काम है और जुमला मुस्बत है, इसलिए V2 लगेगी। दूसरे जुमले में गलती है लफ्ज़ सॉ। डिड के बाद हमेशा V1 आती है, तो सही लफ्ज़ सी होना चाहिए। तीसरा जुमला भी गलत है। सही जुमला होगा डिड ही प्ले, क्योंकि डिड के बाद V1 यानी प्ले ही आएगा। चौथे का जवाब बहुत आसान है, डिड। और पांचवे का जवाब है कि V2 सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के मुस्बत जुमलों में ही इस्तेमाल होती है।
बहुत खूब। अब पास्ट कंटिन्यूअस के सवालात की बारी है। पहला सवाल, आई के साथ वॉज लगता है या वर्ड? दूसरा, दे डैश लाफिंग एट द जोक, खाली जगह में वॉज आएगा या वर्ड? तीसरा, वी डैश टीवी व्हेन द बेल रैंग, यहां वॉच की कौन सी शक्ल आएगी? और चौथा सवाल, इट डैश रेनिंग हेविली लास्ट नाइट, यहां वॉज लगेगा या वर्ड? आइए अब इनके जवाबात भी देख लेते हैं। पहले का जवाब है वॉज, आई के साथ वॉज इस्तेमाल होता है। दूसरे का जवाब है वर, क्योंकि दे एक जमा सब्जेक्ट है। तीसरे का जवाब है वॉज वॉचिंग, क्योंकि ये माजी में एक जारी अमल था जब घंटी बजी। और चौथे का जवाब है वॉज, क्योंकि इट एक वाहिद सब्जेक्ट है। जबरदस्त। अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ आ गए हैं, जहां हम आज जो कुछ भी सीखा है इसका एक मुख्तसर खुलासा करेंगे और साथ ही एक बहुत ही काम की स्मार्ट टिप भी सीखेंगे, ताकि ये सारी मालूमात आसानी से याद रहें। ये स्लाइड आपके नोट्स के लिए एक खजाना है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये एक चीट शीट है। एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब डिड, वर्ब फॉर्म V2 या डिड के साथ V1 और पहचान के अल्फाज जैसे येस्टरडे, अगो, लास्ट। दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, वर्ब के साथ ING और पहचान के अल्फाज जैसे व्हाइल, व्हेन, एट दैट टाइम। और यह है आज की सबसे कीमती स्मार्ट टिप। जब माजी में दो काम एक साथ हों तो याद रखें, जो काम लंबा चल रहा था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस और जो काम अचानक बीच में हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। मिसाल देखें, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, ये लंबा काम है जो जारी था। When the phone rang, जब फोन बजा, ये छोटा अचानक होने वाला काम है जिसने पहले काम में खलल डाला। ये एक टिप बहुत से मुश्किल जुमले आसान बना देती है। तो आज हमने ज़माना माजी के दो बहुत अहम ज़मानों को तफसील से समझाए। अब एक आखिरी सवाल आपके सोचने के लिए। आज जो उसूल आपने सीखे हैं उन्हें अपनी अगली अंग्रेज़ी गुफ्तगू या तहरीर में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि इल्म का असल फ़ायदा इसके अमली इस्तेमाल में ही है। माश करते रहें, हम अगले सबक में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।